नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी, आप मेरे साथ देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रिक्त स्कूलों को छिपाया, पदोन्नति काउंसलिंग में गड़बड़ी, संयुक्त संचालक कार्यालय में फिर खेला जा रहा खेल। मुख्यमंत्री पहुंचे गृहनगर जशपुर, आत्मीय स्वागत के बीच लोकार्पण शिलान्यास का चला दौर। महिला समूह को आगे कर बंद, खदान से निकाली जा रही रेत, माफियाओं की दादागिरी बरकरार। और अमृत मिशन योजना की जांच के दौरान फटा पाइपलाइन, हजारों गैलन पानी बहा, सड़क भी हुई खराब। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। सबसे पहले बात शिक्षा जगत की। तारबहार स्थित संभागीय शिक्षा कार्यालय में व्यायाम शिक्षकों के लिए पदोन्नति काउंसलिंग का आयोजन गुरुवार को किया गया। वरिष्ठता के आधार पर संभाग में केवल 30 रिक्त पदों पर काउंसलिंग का अवसर दिया गया। इससे पहले इन जिलों से वहां व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई थी, जिसे संयुक्त संचालक और उनके सहयोगी अधिकारियों ने बड़ी सफाई से छिपा दिया। उम्मीदवार यहां पहुंचे तो उन्हें रिक्त पद का विकल्प जानकर निराश होना पड़ा। शिक्षक एलबी के 19 और शिक्षक टी संवर्ग के लिए 11 स्कूलों का विकल्प प्रोजेक्टर पर दिखाया गया। इक्का दुक्का शहरी, बाकी सभी स्थान दूरस्थ इलाकों में थे। 2 मिनट के काउंसलिंग में निवास से दूर पदोन्नति लेने का मानसिक दबाव उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कुछ उम्मीदवारों ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा उनके जिले में व्यायाम शिक्षक के रिक्त पद वाले सभी स्कूलों का नाम उन्हें क्यों नहीं दिखाया गया। नाम छिपाने का क्या मतलब है। इस दौरान संयुक्त संचालक आरपी आदित्य अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। कैमरे के सामने आए बिना एक सहायक संचालक ने कहा, विद्यार्थियों की दर्ज संख्या कम से ज्यादा को आधार बनाकर उन स्कूलों में व्यायाम शिक्षक का रिक्त पद भरने ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश पर नियम के अनुसार है, जबकि इसमें शहरी स्कूल छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र का विकल्प रह जाता है, जिसे चुनना उम्मीदवार की मजबूरी बन गया। 20 से 40 किलोमीटर तक दूर स्कूल में पोस्टिंग मिलने से अधिकांश शिक्षक मन मार कर रह गए। शिक्षकों के मुताबिक संयुक्त संचालक शिक्षा के जेडी और सहायक संचालक ने संभाग भर के रिक्त पदों को छुपाकर सिर्फ 30 स्थानों के ही रिक्त पदों का लिस्ट जारी कर दिया, बाकी छिपा दिए। ऐसा माना जा रहा है कि छिपाए गए रिक्त स्थान को अपने चहेतों या फिर मोटी कमाई का जरिया बनाने की प्लानिंग की गई है। इससे पहले भी संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर संभाग का घोटाले से गहरा नाता रहा है। हाल ही में पदोन्नति में संशोधन के मामले में पूर्व जेडी एस के प्रसाद और क्लर्क तिवारी ने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया था, जिसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। अब व्यायाम शिक्षकों के पदोन्नति के लिए काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग में आए शिक्षकों का आरोप है कि 24 दिसंबर को जेडी कार्यालय संभाग भर के डीओ से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। सिर्फ 3 दिनों के भीतर बिना दावा आपत्ति मंगाए आनन फानन में काउंसलिंग का आयोजन किया गया। ये आपका, मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ, तो मेरे को यहाँ पे बिल्हा में जो स्कूल खाली है वो दिखाया गया है। दर संख्या के हिसाब से मंगाया गया है, उस हिसाब से सही लग रहा है। मंगाई गई ये जब हम लोग की वरिष्ठता सूची जारी हुई थी तब मंगाई गई थी। व्यायाम शिक्षक के पदोन्नति के लिए आया हूँ। मेरा स्कूल है प्राथमिक शाला पहरी पारा लिमतरा और 19 पदों के लिए वरिष्ठता सूची जारी की गई है एजुकेशन में, शिक्षा में, और ट्राइबल के लिए 11 कुल मिलाकर 30 पद हैं और 19 ही जगह को दिखाया जा रहा है, जिसमें हम लोग को काउंसलिंग के माध्यम से उस 19 को जगह को चॉइस करना है। सहायक से शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए हिंदी विषय के 248 शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई, मगर संस्कृत के शिक्षकों का प्रमोशन अब तक नहीं किया गया है। संभाग के रिक्त और एकल शिक्षक वाले स्कूलों के अलावा जरूरत के अनुसार पसंद वाले स्थान का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया। संभागीय शिक्षा कार्यालय में काउंसलिंग 2 दिन चलाया गया। संभाग के सभी जिलों से शिक्षक यहां पहुंचे थे। विषय की पदोन्नति लंबित थी, उसमें शिक्षकों की मांग थी और माननीय कोर्ट का निर्देश हुआ है, हाई कोर्ट का, तो उसके तारतम्य में 248 लोगों की हिंदी की पदोन्नति की कार्यवाही जारी है और उसी की काउंसलिंग हो रहा है। उधर सरकंडा के स्वामी आत्मानंद रामदुलारे स्कूल में बच्चों से झाड़ू पोछा कराने का मामला जिला शिक्षा विभाग ने रफा दफा कर दिया और दोषी शिक्षकों को बख्श दिया।
गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू ने मिडिल और हाई स्कूल के प्राचार्य और सभी शिक्षकों की बैठक लेकर समन्वय बिठाकर काम करने की नसीहत दी। यहां पढ़ने वाले बच्चों का क्लास में झाड़ू लगाता वीडियो जो है वायरल हुआ था, जिसकी जांच कर टीम ने रिपोर्ट सौंप दिया था। इसके अलावा 2 प्राचार्य होने से उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई से स्कूल की व्यवस्था बिगड़ने लगी। शिकायत पर मामले में जांच टीम बिठाया गया था। रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग ने इसे अंदरूनी मसला बताकर सभी शिक्षकों और दोनों प्राचार्य से तालमेल और आपसी मनमुटाव भुलाकर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने कहा है। आगे शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही करने हिदायत भी दी गई है। बैठक में स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्रभारी, जिला शिक्षा विभाग के सहायक अधिकारी शामिल थे। विश्वविद्यालय का बार बार शिकायत आ रहा था और जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा था, तो कलेक्टर साहब का भी निर्देश है कि विद्यालय में जाकर सभी शिक्षकों को बैठक लेकर एक समझाइश दिया जाए कि माहौल अच्छा हो और पढ़ाई का छात्रों के ऊपर प्रभाव ना पड़े, बुरा प्रभाव। इसलिए आकर न समझाइश दिया जा रहा है। सभी शिक्षकों को बुलाया गया है। प्राचार्य से समन्वय ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसी को समन्वय बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि समन्वय नहीं बना पाएंगे लोग तो फिर कुछ के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा कलेक्टर साहब के माध्यम से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। गुरुवार को जारी किए गए समय सारणी के अनुसार 1 मार्च से 12वीं की परीक्षाएं और 2 मार्च से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। 12वीं की परीक्षा 1 मार्च से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगी। वहीं 10वीं कक्षा के लिए 2 मार्च से 21 मार्च तक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इससे पहले प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे और जो है परीक्षा जो सामग्री है उसका वितरण भी स्कूलों को किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय पहली बार गुरुवार को गृह जिला जशपुर पहुंचे। स्थानीय हेलीपैड पर पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव, जशपुर विधायक रायमुनि भगत, पत्थलगांव विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद खुली जीप में सवार होकर मुख्यमंत्री ने शहर में रोड शो किया। पलक पावड़े बिछाए जशपुरिया मुख्यमंत्री पर फूलों की बौछार करते रहे। इस दौरान जशपुर कॉलेज रोड में नवनिर्मित सौरभ महाराज द्वार का लोकार्पण किया। रणजीते स्टेडियम के नजदीक स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की आदम कद प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रबल प्रताप सिंह जुदेव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री साय बालाजी मंदिर परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मां चंडी, मां खुड़िया रानी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के आशीर्वाद से जशपुर के इस बेटे को सीएम के रूप में काम करने का अवसर मिला है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी, उनका भी सपना था कि जशपुर से कभी कोई मुख्यमंत्री बने, तो आज उनका भी सपना पूरा हुआ है। तो इस अवसर पर ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सब लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, ताकि ये जो गुरुतर दायित्व है मुख्यमंत्री का, इसको ठीक से हम निभा पाए, जशपुर का नाम हमेशा रोशन रहे। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के मार्गदर्शन से संभव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ प्रवास के दूसरे दिन सुबह की पहली किरण के साथ बनोरा आश्रम पहुंचे। उन्होंने आश्रम में सबसे पहले अघोरेश्वर बाबा राम जी की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद आश्रम में बाबा प्रियदर्शी राम जी से आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साधु संतों का आशीर्वाद होना मानव जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। उनसे आध्यात्मिक शक्ति मिलती है जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। इधर विधायक अमर अग्रवाल ने गुरुवार शाम नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। निगम के दृष्टि सभा कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान विधायक अमर अग्रवाल का अधिकारियों ने स्वागत किया। श्री अग्रवाल ने इस दौरान नगर निगम और स्मार्ट सिटी की कार्य योजना की जानकारी ली। शहर में चल रहे विकास कार्य और इसके फंड को लेकर भी विधायक ने विभागवार समीक्षा की। आम जनता से जुड़ी सुविधाओं की उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी अधिकारियों से ली। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का आम जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इस दिशा में काम करने उन्होंने निर्देश दिए। प्रदेश में बीजेपी की वापसी के बाद शहर में जगह जगह केंद्र सरकार की योजनाओं के बैनर, पोस्टर नजर आ रहे हैं। हर भीड़ भाड़ वाले चौक चौराहों और
होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगे बैनर लगाए गए हैं। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यही कारण है कि आम जनता तक भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसलिए जगह जगह प्रचार सामग्री लगाई जा रही है। शहर से लगे ग्राम पंचायतों में रेत का उत्खनन, डंप करने और सप्लाई का खेल जारी है। जिन रेत घाटों को खनिज विभाग ने बंद किया है, वहीं से उत्खनन किया जा रहा है। खानापूर्ति की कार्यवाही के कारण रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और मनमाने दामों पर चोरी की रेत बेची जा रही है। शहर से लगे ग्राम पंचायतों के रेत घाट को खनिज विभाग ने बंद कर दिया है, पर रेत माफिया कहीं न कहीं से रेत की चोरी के लिए जगह ढूंढ ही लेते हैं। अनाप शनाप दाम में रेत बेचने के लिए माफिया काफी बदनाम हो चुके हैं। अब तो माफिया महिलाओं को आगे कर इस गोरख धंधे को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जिले में कई गांवों में महिला समिति को आगे किया जा रहा है। ताजा मामला ग्राम पंचायत लोखंडी का है। यहाँ भी कुछ इसी तरह का खेल जारी है। घाट में ट्रैक्टर लगाने वालों की माने तो यहाँ से रेत ले जाने के एवज में बाकायदा चक्का टैक्स वसूल किया जा रहा है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में ट्रैक्टरों से रेत की डंपिंग की जा रही, जिसे हाईवा में भरकर बाहर बेचा जा रहा है। गांव की अलग अलग जगह पर रेत की डंपिंग दिखाई देती है। जब इस संबंध में खनिज अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण और ट्रैक्टर संचालक कुछ और ही बात कह रहे हैं। लेटर लाए है ओला तो हमन ला आज तक दिखाए नहीं है, ना दिखाओ कही थे। और 3-4 ठो ट्रैक्टर है चला थे और वो ट्रैक्टर है गाँव में भी रेती सप्लाई करत थे और कोनो में भी डंप भी करत थे। जैसे कि कोनो भी गांव में जैसे रेती मंगाते ओहुल बेचत थे। अब ओखर बारे में तो उतना मैं डिटेल में नहीं जाना, लेकिन अब एमेर जैसे डंप हुए है तो ए रेती ला इमन गाँव में मतलब वो का कहते ओला पचरी बनाए बर यूज करत थे। और बाकी जेन जगह रेती डंप होते थे फिर वो ट्रैक्टर वाला मन जाना है, और जेन डंप करते थे न जाना है। महिला समिति लोखड़ी से जो निकाला जा रहा है वो क्या पर ट्रैक्टर 300-300 रुपये लेकर निकाला जा रहा है, जो कि ये अवैध है। और इसका विरोध करने पर माइनिंग से लिखवा कर ये लाए हैं, जो कि उसको बाहर निकाल कर बेच रहे हैं। कई जगह अवैध डंपिंग भी कर रहे हैं। उसको क्या रात में चोरी से बेच रहे हैं लोग, बाहर निकाल के अवैध रूप से 2500-3000 रुपये पर ट्रैक्टर के रेट में। पंचायत के काम के नाम से ये जो है महिलाएं लोग, और ये जय पटेल है, वो अपने गाड़ियों में रात में दिन में डंप करा के रात में बेच रहे, अवैध उत्खनन कर रहे हैं। यहाँ से दिन और रात में रेत उत्खनन के साथ डंप करने और सप्लाई करने का खेल लगातार जारी है। मजे की बात यह है कि नदी से पानी कम होने पर बहकर आई चिकनी रेत की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। एक और जहां घाट से उत्खनन के लिए वाहनों को लगाया जा रहा है, तो वहीं रेत को नदी से डंपिंग स्पॉट में ले जाकर डंप किया जा रहा है। इसके बाद रेत को दूसरे ट्रैक्टरों में भरकर शहर में ही सप्लाई का काम किया जा रहा है, जिसके चलते रेत के दामों में वृद्धि हो गई है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रेत घाट को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। बंद रेत घाटों से चोरी कर रेत महंगे दाम में खपाया जा रहा है, जिसका विरोध होना शुरू हो गया है। शहर से लगे घाट में इसका ताजा असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ खनिज विभाग द्वारा खनिज का अवैध उत्खनन व परिवहन कर रहे वाहनों की अंधाधुंध धरपकड़ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महिला के समूह के नाम पर घाट से उत्खनन कर पंचायत के कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में लोखंडी रेत घाट जो बंद है, शासन की नजरों में यह रेत घाट बंद है, लेकिन अभी भी यहां अवैध रूप से इसका संचालन किया जा रहा है। यहाँ रेत माफिया चोरी छुपे रेत का अवैध उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं, लेकिन यह मामला कुछ और ही सामने आ रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि बताते हैं कि गांव के पास बने शमशान घाट के चबूतरा की मरम्मत के लिए बाकायदा महिला समिति द्वारा यहां से रेत निकालकर पटाई की जा रही है। वहीं इसके लिए खनिज विभाग को उनके द्वारा लिखित में 3 ट्रैक्टर चलाने का परमिशन भी मांगा गया है। महिला समिति के सदस्यों का कहना है कि गांव के हित के लिए वे यहां काम कर रही हैं। नदी से रेत चोरी रोकने के लिए अभी दिन रात यहां पहरेदारी कर रही हैं। इमन हमन अपन श्रम दान करके सब चीज़ करे है। आज तक ओकरो तीर पैसा रुपया कुछ नहीं ले है, और श्रम दान से ही एला बनाबो धीरे धीरे करके ना। ये बीड़ा उठा है तो घाट से माटी कहाँ लाबो पाटे लकहीस, तो माटी दूरिया से होत रही से ज़्यादा, तो दूर होए के कारण ओती ले लात नहीं बनत रही से, तब पटाई रेती ले ही डाल के एला फिलिंग करबो, कुछ रेती कुछ मिट्टी। जैसे हमारे बलराम भाई सहयोग करी से कि मैं 200 ट्रैक्टर माटी दूँ ऐसे करके, और कोई आदमी 10,000 देता हूँ भाई बनवाए बार, कोई 5,000 देता हूँ ऐसे करके बोली से, तो उखरे दम में महिला समिति है उठा है।
हमन 3 ट्रैक्टर लगा के अनुमति ले हन। 2 ट्रैक्टर जगह खाली है, लेकिन अभी हमन 3 ट्रैक्टर के हमला अनुमति मिले। घाट पूरा खंडर बन गिरी से 10 गात रह के कार्यक्रम सब होते, बूढ़े बच्चे सब आते। रास्ता खराब रही से बनवाए बर ग्रामवासी पूरा मिल के हमन एक्शन लेहन, अला बनवात हवन। एमा से यही में के पटाई रहती निकाल के यही में पटवात हन। चोरी तो पहले होत रही, सोकर ले हमार महिला मन अब 1 हफ्ता से ऊपर हो गए रात भर जागरण करथन। पूरा चोरी होते आवे, इतना चोरी हो है वाला देख के हमन कहन कि ये तो नदी के पूरा इज्जते उतर गए हैं। हमन रहीबो हमन एदे सब महिला मिल के रात जागरण करथन, पूरा रात रुकथन, ओखर बाद में एदे बचत होए थोड़ा सा। सरपंच प्रतिनिधि कहते हैं कि पंचायत के कार्यों के लिए यहां से रेत लिया जा रहा है और महिला समिति के निगरानी के चलते रेत चोरों में दहशत का माहौल है। मगर आरोप ये भी लग रहा है कि महिला समिति की आड़ में गांव में कई जगह अवैध रूप से रेत डंप किया जा रहा है, जिसे महंगे दामों में शहर में खपाया जा रहा है। खनिज विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नगर निगम बिलासपुर के द्वारा सरोवर धरोवर योजना के तहत स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के करोड़ों रुपए की लागत से जराभाटा मिनी बस्ती में जतिया तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। रख रखाव के अभाव के कारण यहाँ लगे सामान को असामाजिक तत्व तोड़ फोड़ रहे हैं, इससे ये क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सरोवर धरोवर योजना के अंतर्गत जराभाटा मिनी बस्ती के जतिया तालाब के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य अब अंतिम चरण में है। आने वाले 1 से 2 महीने में इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद शहरवासी अपनों के साथ क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड कर सकेंगे। यहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के मनोरंजन के लिए व्यवस्था की गई है। जतिया तालाब को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल करते हुए करोड़ों रुपयों की लागत से इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जो लगभग पूरा होने को है। तालाब के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाकर परिसर को सुरक्षित किया गया है। यहाँ बच्चे, बड़े और बुजुर्ग हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। बच्चों के लिए जहाँ प्ले एरिया बनाया गया है, वहीं बड़ों के लिए ओपन जिम और बुजुर्गों के लिए वॉक वे की सुविधा है। जतिया तालाब में पहुंचने वाले पानी को फिल्टर करने के लिए 150 KLD क्षमता का STP बनाया गया है, जो पानी को ट्रीट करके तालाब में छोड़ेगा। 2 तालाबों से मिलकर जतिया तालाब बना है, जिसे जोड़ने के लिए 30 मीटर का ब्रिज भी बनाया गया है। इस ब्रिज के सहारे लोग आना जाना कर सकेंगे। 3 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। बाउंड्री वॉल में आकर्षक 2D 3D पेंटिंग बनाई गई है। यहाँ तालाब के किनारे सोलर पैनल लगाया गया है। इसके साथ ही परिसर में म्यूजिकल सिस्टम और ओपन थिएटर भी हैं। CCTV कैमरे से लैस किया गया है। 4 वाटर फाउंटेन से इसका आकर्षण बढ़ जाएगा। पूरे परिसर का रंग रोगन कर कारपेट और पेवर घास लगाए गए हैं। इसके अलावा लैंडस्केपिंग, गेट, फुटपाथ, पेवर ब्लॉक, प्लांटेशन के साथ ही गार्डनिंग यहाँ की गई है। हम लोग जतिया तालाब में घूमने आए हैं और यहाँ तो आप भी देख सकते हैं घूम घूम के कि किस प्रकार की अवस्था है। जिस प्रकार पहले जतिया तालाब था, कोई देख रेख नहीं करने वाला था, जितनी गंदगी थी, यहाँ जितना बदबू आ रहा है। और ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना लाई गई है, इससे बहुत लोगों को प्रभाव हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से हैंडओवर नहीं किया जा रहा है अभी तक निगम को, इनको ठेका कर्मियों को या जिनको भी नहीं किया जा रहा है, उस चक्कर में इसकी स्थिति बिगड़ते जा रहा है। तो इसको निगम को इसमें ध्यान देना चाहिए कि इतनी अच्छी योजना है जो सरोवर धरोवर जो योजना है, इस पे ध्यान दे के इसको सुनिश्चित करवाना चाहिए कि इसमें जो भी अव्यवस्था है उसको दूर करें। पिछले कुछ दिनों से हम लोग यहाँ वॉक पे आ रहे हैं। हमेशा मन में ये बात आती है कि सरकार इतना पैसा खर्च करती है लेकिन उसका दुरुपयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी केयर टेकर टाइप का कोई व्यक्ति यहाँ पे है और ये असामाजिक तत्वों का ये जमघाड़ा होते जा रहा है। ये आने वाले समय में ये दिक्कतें बढ़ेंगी। इतने सुंदर चीज़ बनी है ये, अगर ये मेंटेन रहे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इधर शाम होते ही इस गार्डन में असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है। यहाँ जमकर नशेबाजी होती है। गार्डन घूमने आने वाले लोगों को इनकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं गार्डन में लगाए गए पुतलों को भी तोड़ा फोड़ा जा रहा है। नगर निगम को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। जिले की हितग्राही महिलाओं को फिर से उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने लगा है। वार्ड क्रमांक 34 में यहां के पूर्व पार्षद बबलू पमनानी ने 30 से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन, साथ में गैस चूल्हा प्रदान किया, जिससे इनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। पर्यावरण की सुरक्षा और चूल्हे पर खाना बनाने से मुक्ति दिलाने केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला रसोई गैस योजना चलाई है। एक बार फिर प्रदेश में भाजपा ने सत्ता में आते ही घरों में रसोई गैस के उपयोग को बढ़ावा देना शुरू किया है।
पूर्व पार्षद बबलू पमनानी ने कहा, हितग्राही महिलाओं को काफी समय से इसकी प्रतीक्षा थी। वादे के अनुसार उन्हें मुफ्त में गैस कनेक्शन चूल्हा दिया जा रहा है। सभी को एजेंसी से भरा सिलेंडर दिया जाएगा। प्रदेश में डबल इंजन गवर्नमेंट सरकार आ गई है और जो काम रुके थे उस पर रफ्तार पकड़ेगा। हमारे समय में हम जो गारंटी मोदी जी ने किया वो काम पूरा करेंगे और जनता के बीच में काम करके दिखाएंगे। आज हम लोग प्रधानमंत्री योजना के तहत उज्ज्वला गैस का वितरण किया जा रहा है। मोदी जी और श्री शाह जी के नेतृत्व जो सरकार चल रही है उनके गारंटी के हिसाब से हमको उज्ज्वला गैस का आवंटन किया जाए। एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। रिक्त स्कूलों को छिपाया, पदोन्नति काउंसलिंग में गड़बड़ी, संयुक्त संचालक कार्यालय में फिर खेला जा रहा खेल। मुख्यमंत्री पहुंचे गृहनगर जशपुर, आत्मीय स्वागत के बीच लोकार्पण शिलान्यास का चला दौर। महिला समूह को आगे कर बंद, खदान से निकाली जा रही रेत, माफियाओं की दादागिरी बरकरार। और अमृत मिशन योजना की जांच के दौरान फटा पाइपलाइन, हजारों गैलन पानी बहा, सड़क भी हुई खराब। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। टेस्टिंग के दौरान अमृत मिशन योजना का पाइप फट गया। इससे हजारों गैलन पानी अरपा नदी में बह गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि पुराना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही पानी की सप्लाई बंद कर जो है पाइप की मरम्मत की गई। घटिया पाइप की सप्लाई और लापरवाही पूर्वक निर्माण के कारण अमृत मिशन योजना भी सीवरेज की तरह फेल होता दिख रहा है। बुधवार को अरपा के पुराने पुल में अमृत मिशन की पाइपलाइन का टेस्टिंग किया जा रहा था। पानी का प्रेशर ज्यादा होने के कारण अमृत मिशन की पाइपलाइन फट गई। पाइप पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके कारण यह स्थिति बनी। पाइप के फटते ही पानी की तेज बौछार होने लगी। कुछ देर के लिए तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, लिहाजा लोग वहां से भागने लगे। जिस फोर्स के साथ पानी बह रहा था उससे प्रत्यक्षदर्शियों को आशंका होने लगी कि कहीं पुल धसक न जाए। इसी बीच जब पानी का दबाव कुछ कम हुआ तो लोग नजदीक से जाकर स्थिति देखने लग गए। कम समय में ही हजारों गैलन पानी बह गया। पुराने पुल का एक बड़ा हिस्सा भी इसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ पहुंची हाईवा भी धंस गई। बिलासपुर में अमृत मिशन योजना की शुरुआत सन 2017 में हुई थी। इस योजना को 2 साल में पूरा किया जाना था। 301 करोड़ की लागत वाली इस योजना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। खूटाघाट बांध से ट्रीटमेंट प्लांट तक 27 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम किया गया है। शहर के 37,000 घरों तक पानी सप्लाई के लिए शहर के अंदर पाइपलाइन और कनेक्शन देने का काम पूरा किया गया है। अशोकनगर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 2090 केएल और 4680 केएल क्षमता की 2 पानी टंकी बनाई गई हैं, जहां सबसे पहले पानी पहुंचता है। इसके बाद बांध से आए पानी का ट्रीटमेंट कर शहर के टंकियों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाएगा। अमृत मिशन योजना के तहत शहर के 37,000 घरों में खूटाघाट बांध का पानी पहुंचेगा। शहर को 31 MCM पानी की जरूरत है, जिसकी आपूर्ति खूटाघाट बांध द्वारा की जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। ट्रेनों के विलंब से चलने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को भी 17 से अधिक ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंची। सबसे ज्यादा दिक्कत पूरी योग नगरी उत्कल एक्सप्रेस के यात्रियों को हुई। ये ट्रेन सर्वाधिक 14 घंटे विलंब से चल रही थी। यात्रियों को समय पर ट्रेन नहीं मिलने की यह समस्या काफी दिनों से है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी ट्रेनों के विलंब की वजह कोहरे व रेलवे के अलग अलग सेक्शन में चले अधोसंरचना कार्य को बताया जा रहा है। दरअसल सभी जोन में ये कार्य चल रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि कार्य जरूरी है, लेकिन ट्रेनों को समय पर चलाने के लिए भी रेल प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इससे यात्रियों को परेशानी तो होती है, इसके अलावा कई जरूरी कार्य भी प्रभावित होते हैं। यात्री कई दिन पहले रिजर्वेशन कराकर इसलिए रखता है ताकि वह समय पर पहुंचकर अपने कार्य को पूरा कर सके, लेकिन ट्रेनें समय पर नहीं पहुंच रही हैं। अभी साल भर से एक और दिक्कत ये आ रही है कि रेलवे अचानक ट्रेनों को रद्द कर देता है। इसके चलते भी कई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाते। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए दूसरी व्यवस्था करनी पड़ती है। हालांकि रेलवे यह दावा करती है कि ट्रेनें समय पर चलाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुवार को भी यात्रियों को ट्रेनों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा।
पुरी योगनगरी उत्कल एक्सप्रेस 14 घंटे, निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस 13 घंटे, मुंबई से हावड़ा दुरंतो 4 घंटे, हावड़ा मुंबई मेल 3 घंटे, संतरागाछी जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट, पटना सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन 4 घंटा 40 मिनट, हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस 3 घंटे, इतवारी कोरबा शिवनाथ एक्सप्रेस 2.5 घंटे, इतवारी टाटानगर पैसेंजर 4 घंटे, योगनगर पुरी 4 घंटे, दुरंतो एक्सप्रेस 4 घंटे, कोरबा बिलासपुर लोकल 3 घंटे, टिटलागढ़ पैसेंजर 2.25 घंटे, मुंबई LTTE एक्सप्रेस 2.25 घंटे विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। इधर अमृत भारत योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन को विकसित किया जाना है। अब इस योजना को धरातल पर लाने की कवायद शुरू कर दी गई है। गति शक्ति यूनिट के अधिकारी और कर्मचारी स्टेशन पहुंचे, सर्वे के साथ नापजोक करते दिखाई दिए। जल्दी ही टीम अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपेगी। रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत स्टेशनों के कायाकल्प की तैयारी चल रही है। अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1200 स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास किया। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 9 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इनमें एक नाम बिलासपुर रेलवे स्टेशन का भी है। इस योजना के अंतर्गत स्टेशन पर उन्नत व आधुनिक सुविधा युक्त वेटिंग हॉल का प्रावधान है। यात्रियों को दी जाने वाली जरूरी सुविधाओं में खान पान, पीने का पानी, ATM, इंटरनेट, वॉशरूम, कवर शेड, स्टैंडर्ड साइनेज जैसे कार्य शामिल होंगे। स्टेशन में वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगों के लिए उनके अनुकूल सुविधाएं होंगी। इस कार्य के साथ अब उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि योजना के अनुसार रेलवे स्टेशन का चौतरफा विकास और यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। 49 स्टेशन ऐसे हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में जहां पर कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत उनके विकास का कार्य होना है और यह काम बहुत जगह चल भी रहे हैं। वो चाहे अकलतरा हो, जांजगीर हो, शहडोल हो, रायगढ़ हो, अनूपपुर हो, तो जहां भी ये अमृत भारत स्टेशन के तहत, और साथ में उस्लापुर हमारा एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, यहाँ भी काम चल रहा है। हर जगह यात्री सुविधाओं को लेकर के, यात्री सुविधाओं को केंद्र में रख करके ये सारे काम किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को एक अपने जब भी वो स्टेशन पर आएँ तो नो डाउट उन्हें स्टेशन एक भव्य कहें कि शहर की एक भव्य स्थान जैसा लगे और शहर के केंद्र में अवस्थित हो। इसके साथ ही वहाँ पर उनको बेहतर यात्री सुविधाएं मिले। नए प्लेटफॉर्म के साथ व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा भी शामिल है। इस योजना को जल्द पूरा करना है। इसे देखते हुए निर्माण कार्यों के लिए गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया है। इस यूनिट की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और सर्कुलेटिंग एरिया की नापजोक करती नजर आई। इनके हाथों में स्टेशन के नए स्वरूप से जुड़े दस्तावेज और ड्राइंग भी थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नगर निगम द्वारा 39 स्थानों में बनाए गए IHSDP के 6,612 मकानों में से 845 घरों में अवैध कब्जा हो चुका है। ताजा सर्वे में ये खुलासा हुआ है। अभी 1200 मकानों के सर्वे का काम बाकी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत 39 स्थानों पर IHSDP जो गरीबों को जो आवास आवंटित किए जाते हैं वहां पर मकान बनाए गए। लगभग 6,612 मकान बनाए गए, जिसमें से जो आंकड़े अभी सर्वे के बाद जो सामने निकल करके आए हैं, जिसमें 302 मकानों में किराएदारों ने कब्जा करके रखा है, 543 मकानों पर अवैध कब्जा है, लगभग 5,000 मकानों का यहाँ पे भवन अधिकारी भवन शाखा के माध्यम से सर्वे कराया गया, जिसमें अधिकतर मकानों पे अवैध कब्जा पाया गया। जो अवैध कब्जे हुए हैं और जो ताला बंद किया गया है, कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग इसमें माना जाता है। यही कारण है कि अपने लोगों को वे मकान अनधिकृत तौर पर ये उपलब्ध कराते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज इतने बड़े पैमाने में IHSDP के मकानों में अवैध रूप से कब्जा पाया गया है। जब रिकॉर्ड निकल के सामने आया, जब सर्वे कराया गया, तो अधिकारियों के आंखें फटी की फटी रह गई कि इतने बड़े संख्या में सरकारी आवासों में
अनधिकृत रूप से लोगों ने प्रवेश कर अपना कब्जा जमा लिया है। अब इनको हटाने के पीछे नगर निगम प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है और कई प्रकार के चुनाव अभी संपन्न कराने हैं। कहीं ना कहीं ये इनको हटाना एक बहुत बड़ी चुनौती नगर निगम प्रशासन के सामने होगी। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास के लिए रोजाना सैकड़ों आवेदन निगम को प्राप्त हो रहे हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 18 लाख परिवारों को आवास देने की बात कही थी। आचार संहिता हटने के बाद से निगम के आवास के लिए लंबी लाइन लग रही है। आवेदकों से जरूरी दस्तावेज लेकर जो है फॉर्म भराया जा रहा है। इधर निगम के अधिकारी जल्दी शासन को आवेदनों की जानकारी भेजने की बात कह रहे हैं। पृथक से योजना बनाना पड़ेगी, सरकार से परामर्श लेके योजना बनेगी तभी उनको दे पाएंगे। अभी तो कोई योजना ऐसी है नहीं। अभी सरकार को भेजेंगे आंकड़े, उसके हिसाब से जो निर्णय होगा सरकार जैसा बोलेगी वैसी योजना बना के। तालापारा क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर फड़ लगाकर जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। दोनों मामलों में कुल 2100 रुपए नगद ताशपत्ती के साथ जो है जब्त किया गया है। इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया है। शहर के संजीवनी हॉस्पिटल में डिजिटल रूप से उन्नत 24 घंटे सघन निगरानी और क्रिटिकल केयर समाधान का प्रबंध किया गया है। क्लाउड फिजिशियन सुविधा कंपनी ने देश के कई अस्पतालों में उपलब्ध इसे कराया है। स्मार्ट आईसीयू सेवाएं स्थापित कर दिए जाने से भारतीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रिटिकल केयर प्रबंधन की कमी के महत्वपूर्ण मुद्दे को हल किया गया है। अब मरीजों को गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर प्रदान किया जाएगा। वेयरहाउस रोड स्थित संजीवनी हॉस्पिटल में गुरुवार यानी 28 दिसंबर से संभाग की एकलौती नई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मरीज के लिए यहां एक स्मार्ट आईसीयू की स्थापना की गई, जिसमें 100 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसमें 35 इंटेंसिव केयर बेड्स भी शामिल हैं। इस अस्पताल में इस बड़ी सुविधा के आ जाने से सामान्य और ग्रामीण आबादी को सेवा का बड़ा लाभ मिलेगा। अस्पताल की सुविधा का अतिथियों ने फीता हटाकर शुभारंभ किया। विशेषज्ञों ने इस संबंध में आए हुए अतिथियों को जानकारी दी कि किस तरह से स्मार्ट आईसीयू डॉक्टर के न रहने पर भी कितनी मदद करेगा। यहाँ लगे कैमरे बेंगलुरु में बैठे डॉक्टर को पल पल की रिपोर्टिंग देंगे और जरूरी सलाह सुझाव भी वहां बैठे डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने अस्पताल प्रबंधन को अपनी बधाई देते हुए कहा कि इस सुविधा के आ जाने से क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ होगा। शहर के बीचों बीच हॉस्पिटल है और अब क्लाउड फिजिशियन के माध्यम से गहन चिकित्सा के लिए आने वाले लोगों के लिए या फिर जरूरत पड़ रही है उनके लिए केवल 1 या 2 या उनकी पूरी टीम 3, 4 या 5 की नहीं, बल्कि जो एक्सपर्ट की टीम है क्लाउड के माध्यम से ये उपलब्ध रहेगा और यह एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई है शहर के बीचों बीच। संजीवनी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस नई सुविधा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि 1 से भले 2 इसका कमांड बेंगलुरु से होगा। भर्ती मरीजों का सक्सेस रेट कई गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ आयुष्मान कार्ड लागू रहेगा। ये स्मार्ट आईसीयू है, ये क्लाउड फिजिशियन बेस्ड सर्विसेज है, जिसमें बेंगलोर में बैठे हुए कमांड सेंटर में वहाँ के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जो अलग अलग विभाग के हैं, कोई हृदय विशेषज्ञ है, कोई गुर्दा रोग विशेषज्ञ है, कोई ये है कि लंग इन्फेक्शन के विशेषज्ञ है, वो लोग भी हमें सहयोग करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब वो है कि लोगों की जेब में ऐसा ना रहे कि बोझ पड़े। अगर कोई चीज़ महंगा है और कितना भी अच्छा सुविधा दो तो हर के ये बस की बात नहीं है। अगर आईफोन ले रहे हैं तो आईफोन है, बहुत बढ़िया फ़ोन है, लेकिन वह की कीमत भी है, तो हर कोई आईफोन नहीं चला सकता। तो ऐसा चीज़ रहे कि जो लोगों के पहुंच के बराबर हो। अगर वो चीज़ सुविधा हम लोग देंगे तो लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम इसी का प्रयास करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर श्री तिवारी ने इस खूबी के बारे में जानकारी दी कि पिछले 6 सालों में इससे देश भर में 80,000 से अधिक रोगियों को मदद मिली है। कई मूल्यवान जीवन भी बचाए गए हैं। इसमें 24 घंटे बेंगलोर में बैठे कमांड सेंटर है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो इसकी निगरानी करेंगे। तो बेंगलोर में जो बैठे हुए हैं डॉक्टर, वो लगभग उनकी संख्या 100 के बराबर है, 100 है। वो
अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से वहाँ 10-12 साल का वहाँ के एक्सपीरियंस लेकर के वहाँ पे हॉस्पिटल में काम करके भारत देश वापस आए हैं। अब यहाँ बैठ करके वो हर तरह के विशेषज्ञ एक टीम बना करके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिलासपुर में डॉक्टर श्याम बिहारी है, ये MD मेडिसिन है, ये बहुत जानकार है, कई सालों से कोरोना में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे मतलब ये मरीजों क्रिटिकल केयर में काम किया है। ऐसे ही है डॉक्टर रविंद्र शर्मा है, शिशु रोग विशेषज्ञ है, डॉक्टर श्वेता घाटगे है, वो ये निश्चेतना विशेषज्ञ है। तो जो टीम यहाँ हॉस्पिटल में है वो तो है ही है, RMO है, नर्सिंग स्टाफ है, जो भी रहता है वो सब चीज यहाँ है। लेकिन साथ ही साथ है एक से भले दो, ये कॉन्सेप्ट है। तो जो चीज यही है वही चीज वहाँ पे बेंगलोर से बैठे हुए कमांड सेंटर है, उसकी निगरानी करेंगी। डायरेक्टर तिवारी के मुताबिक क्लाउड फिजिशियन की स्थापना डॉक्टर ध्रुव जोशी और डॉक्टर दिलीप रमन ने की थी। यह दोनों US में प्रशिक्षित क्रिटिकल केयर डॉक्टर और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इनका लक्ष्य भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी क्रिटिकल केयर को फैलाना और उत्कृष्ट कार्यों के जरिए लोगों के अमूल्य जान की रक्षा करना है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह ठाकुर के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। दर्शकों, ये थी तमाम खबरें। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।